गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री में क्लास 10th में चल रहा था लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसी में थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं। लेसन 1 चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें थोड़ा सा देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, उसको मैं एक बार लिख रहा हूँ ताकि आप दोहरा लेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया के बाद में दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे इसके। वियोजन अभिक्रिया में पहला पढ़ा था क्या? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक, या हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा वाला प्रकाश अपघटन, यही लिखा था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा पढ़ा था पहला ऊष्मीय, दूसरा प्रकाश, और तीसरा पढ़ा था विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इतनी चीज हम लोग पढ़ चुके थे। और इसी में एक हमने और बताया था, अगर आपको ध्यान हो, तीसरे नंबर पे जैसे पहला हो गया था संयोजन, वियोजन और ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन, और तीसरे नंबर पे आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये कौन सी अभिक्रिया होती हैं, कैसे इनको पहचानेंगे, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे इसके क्या क्या है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर जो बता रहे थे वही तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी 2 अभिक्रियाएं आ जाती हैं। पहला, इसमें भी 2 अभिक्रिया आ जाती हैं। पहला हो जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हो जाता है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो जरा सा हम लोग पहला समझ लेते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया Zn प्लस CuSO4। ठीक, तो Zn और CuSO4 इसको बोलते हैं जिंक, और इसको बोलते हैं CuSO4 को कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें हम इसके तत्वों को देखते हैं जरा। इसमें हमने देखा तत्व कौन सा? जिंक, और कॉपर सल्फेट में कौन है? कॉपर। तो इसकी क्रियाशीलता देखते हैं। अब क्रियाशीलता आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा, तो क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है इसको पता करने के लिए हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब हम आगे बताएंगे तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और किसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो उसमें आप परेशान ना होइएगा अभी कि सर ये कैसे पता चला ये ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील है। उसमें आपको एक हम टेबल बताएंगे जिसमें बाकायदे पूरे एलिमेंट लिखे होंगे, उससे आप तुरंत देख के बता सकते हैं किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा और किसकी क्रियाशीलता कम है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं जाकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता जो होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। अधिक होती है किससे अधिक होती है? कॉपर से अधिक होती है। तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए ये कॉपर को क्या करता है? उसके स्थान से हटा देता है। देखिए विस्थापन, विस्थापित करना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब Zn यहाँ पर आएगा तो Zn हो जाएगा जिंक और यहाँ पर SO4 और ये क्या हो जाएगा? Cu। इसको हम लोग जिंक SO4 नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। और ये क्या हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? एकल विस्थापन अभिक्रिया। याद हो गई होगी कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं विस्थापित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक। और देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझ लेते हैं जरा सा। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें अगर, तो जैसे उसमें एक क्या करता था कि दूसरे को विस्थापित कर देता था, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या क्या होती है जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2। हम किसकी बात कर रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ध्यान रखिए Na2SO4 BaCl2। यहाँ पर क्या होता है? उसमें तो अधिक क्रियाशील वाला देखते थे, कम क्रियाशील को हटा देता था, स्वयं स्थापित हो जाता था। अब द्विविस्थापन में क्या होता है? अदला बदली होती है। क्या होता है? अदला बदली होती है। अब कैसे अदला बदली होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि जो दो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों के आयनों के बीच आपस में अदला बदली हो जाती है। इन यौगिकों के आयनों के बीच में आपस में क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। कैसे अदला बदली होती है? यहाँ का Na2SO4 इसके पास चला जाता है और ये Ba वाला यहाँ आ जाता है। तो देखो Na2 और ये जब मिलेंगे जाके तो ये क्या बन जाएगा? 2NaCl। क्यों? Na 2 है तो Na 2 हो गया, Cl 2 है तो Cl देखो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो NaCl हो गया। अब इसमें देखो ये Ba और SO4, तो ये हो गया BaSO4। इसको क्या बोलते हैं? बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन समझ में आ रही होगी। परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा फिर से बता रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिकों के बीच, किन्हीं दो यौगिकों के बीच उनके आयनों की अदला बदली होती है, उनके आयनों के बीच अदला बदली होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसे ही उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर आप लेके चलना चाहो तो AgNO3 प्लस KCl। इसको समझ लेते हैं। ये भी किसका है? द्विविस्थापन का ही है। तो देखो जरा क्या है इसमें, क्या होगा? AgCl के साथ, तो ये हो जाएगा क्या? AgCl। ठीक। और यहाँ से ये देखो, ये वाला इधर और ये वाला इधर, यानी आपस में क्या कर रहे हैं? अपने आयनों के बीच क्या कर रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं। तो KNO3 हो जाएगी। KNO3 इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। AgCl को क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। KCl को पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया के या द्विविस्थापन अभिक्रिया के ये दोनों एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थ्योरी भी समझ में आई होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं।
द्विविस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों के बीच में अदला बदली करते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को बोलो द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इस द्विविस्थापन अपक्रिया को उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ा। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया दो होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को ही उभय अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऊष्मा, उसी के आगे बता रहे हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। देखो ऊष्मा क्षेपी दो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ऊष्मा मतलब हीट मीन्स गर्माहट और क्षेपी मतलब बाहर निकालना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें या जिसके होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब बनती है, बाहर निकलती है। जैसे चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा चूने को पानी में मिलाओ तो बाहर थोड़ा सा गर्म गर्म हवा ऐसी निकलती, थोड़ी थोड़ी आपने देखा होगा। या मटके में भर लीजिए या किसी चीज़ में रखिए तो आपको जलने जैसा लगता है कि ये कुछ जल रहा है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा आवाज़ आती है, आपने देखी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो अपक्रिया क्या होती है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा बनती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या है, अगर हम कहें कि ऊष्मा क्या है, कोई आपसे कहे कि ऊष्मा की परिभाषा क्या है ऊष्मा बताइए, तो ऊष्मा आप बता दोगे किसी वस्तु की ठंडाहट और गर्माहट। किसी वस्तु की ठंडाहट और गर्माहट उस वस्तु की ऊष्मा होती है। इतनी बात आप बोल सकते हैं ऊष्मा में। ठीक, अब ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा C+O2। अब जब ये मिलता है CO2 बनता है तो 54 किलो कैलोरी, कितनी 54 किलो कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो उत्सर्जित होती है। कितनी 54 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं CO2 बनाते हैं। लास्ट बार ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने पर, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली बताओ ऊष्मा शोषी अपक्रिया, इसको समझ लेते हैं भाई। ये साथ में लिखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब बताओ इसकी परिभाषा, जैसे इसकी थी वैसे इसकी हो जाएगी सेम। अब सेम का मतलब यही नहीं छाप देना जो इसमें वही इसमें छपेगी। ठीक, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब बाहर निकालना ऊष्मा को, और ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करना, ऊष्मा को ग्रहण करना, ऊष्मा शोषी हो जाता है। अब देखो जरा ऊष्मा शोषी में क्या हो जाएगा। जैसे N2 ले लिया, 2N लिख दिया, N2 नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ले ली तो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पर माइनस का 45 किलो कैलोरी। माइनस 45 किलो कैलोरी मतलब इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है इस रिएक्शन को। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उस समय ऊष्मा को वो ग्रहण करते हैं। कितनी ऊष्मा ग्रहण करते हैं, माइनस का 45 किलो कैलोरी। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया की कोई परिभाषा बतावे। परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और कोई उत्पाद बनाते हैं तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। या तो आप सिंपली लिखना चाहो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा के होने पर नहीं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, एक एग्जाम्पल लिखा है एकदम सरल वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आज 5-6 रिएक्शनें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। आप नोट डाउन भी करेंगे, लिखा है तो अच्छी बात है, केवल समझते चलें। थ्योरी में इसीलिए 2-2, 3-3 बार बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो।